नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये हमारा पेपर 4 एमपीपीएससी 2019 एंड 2020 में भी 2020 के सिलेबस में भी है। इसको हिंदी में कहते हैं सत्यनिष्ठता एवं लोक प्रशासन। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टॉपिक दिए जाते हैं, जैसे लाइक सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं करुणा, कंपैशन, लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठता की भूमिका। इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं, इसका स्पेशली दिस इज़ द कनेक्टिंग विद योर रियल लाइफ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सही अर्थों में, जैसे आप पेपर 1 देखेंगे, पेपर 2 देखेंगे, पेपर 3 देखेंगे, ये हमारा पेपर 4 है। तो पेपर 1 हमें इतिहास की जानकारी देता है, पेपर 2 हमें हमारे जो पॉलिटिकल हमारा डेवलपमेंट है उसके इन्फॉर्मेशन देता है, और पेपर 3 हमको साइंस एंड टेक की इन्फॉर्मेशन देता है। और उसके बाद जब ये पेपर 4 आता है ना, तो इट विल कंप्लीट एज अ फुल ह्यूमन। ये हमको एक मानव के रूप में हमारी अंतर्दृष्टि, हमारी भावनाओं को डेवलप करता है। ये जो पेपर 4 है, ये सही अर्थों में आपको एक इंसान बनाता है। पेपर 4 आपको सही अर्थों में दो सही के बीच सही का चुनाव करने का मदद करता है। और पेपर 4 ही है जो आपको यह समझदारी देता है कि आपको प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ को किस तरीके से अलग करना है और किस तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस बनाकर चलना है। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। ये वीडियो सबसे पहले मैं हमेशा हर वीडियो को पहले बताता हूँ किसको देखना है, किसको नहीं देखना है। स्पेशली ये वीडियो मेरे हिसाब से तो 2019 और 2020 दोनों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2020 में जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है उसमें भी काफ़ी सारा पार्ट अभी भी पेपर 4 का है। तो वी कांट बी डिनाई सिलेबस इज चेंज और वी डोंट नीड टू रीड दिस टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश पीएससी रणनीति पेपर 3 भी अपलोड हो चुका है। इसके पहले हमने पेपर 1 बनाया था, वो भी देखिए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। ये भी अपलोड हो चुका है, और प्रतियोगिता दर्पण भी अपलोड हो चुकी है। इसी के साथ साथ रोजगार निर्माण भी अपलोड हो चुका है। जिन लोगों को देखना है वो देख सकते हैं। इस सारे लेक्चरों की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। शुरुआत हम हमेशा इसी से करते हैं कि अब रणनीति क्या हो। वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज रणनीति क्या हो। चलिए देखते हैं रणनीति क्या हो में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे बीच में आता है कि एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर है क्या। इस पेपर का मकसद क्या था, क्यों इसे डाला गया हमारे पेपर में, साथ ही साथ यूपीएससी में भी ये इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि एमपीपीएससी में है, यूपीएससी में भी जो बदलाव हुए हैं उसी के साथ इसको ऐड किया गया है। और एमपीपीएससी में भी 2014 से ये और 2020 के सिलेबस में भी इसको रखा गया है, ना कि हटाया गया है। तो इसे ऐड करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आखिर क्यों इसे सिलेबस में ऐड किया गया, क्या कारण था, वाई ऐड इन सिलेबस एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए, वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड, इस पेपर को समझने के पहले आपको सबसे अधिक मैं बताऊंगा कि ये पेपर किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये पेपर कहने को सबसे ज़्यादा कठिन है, मगर ये सबसे ज़्यादा सरल भी है। अब किस तरीके से इसको समझते हैं। कठिन इसलिए है जिसने अगर इसे रटकर सॉल्व करने की कोशिश की, पॉइंट भी नोटेड, अगर आप इसे रटकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। और अगर आप इसे समझकर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी मोर ईजियर देन अदर पेपर। ये आपको मैं सीधी बात कहता हूँ, यूपीएससी में जिस तरीके के पेपर 4 के क्वेश्चन बनते हैं और एमपीपीएससी में जिस तरीके के क्वेश्चन पेपर 4 के क्वेश्चन बनते हैं, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और जो एमपीपीएससी के पेपर 4 के क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी ईजी बनते हैं। इट मीन्स इट्स अ बेसिक लेवल। जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी बेसिक लेवल से आते हैं, और हम इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो पेपर 4 है, पेपर 5 और पेपर 6 है, ये 3 पेपर आपकी नैया पार लगाने के लिए सफिशिएंट हैं। हम पेपर 1 में उतना फोकस नहीं कर सकते, पेपर 2 और पेपर 3 इनका काफ़ी लंबा सिलेबस है, और कहीं ना कहीं से भी हम कवर करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें छूट ही जाएगा। तो वी आर फोकस ऑन पेपर 4 एंड पेपर 5 एंड एज वेल एज पेपर 6। ये 3 पेपर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं एक सीरीज़ भी लेके आने वाला हूँ जिसमें हम लोग आपको ऐसे राइटिंग बताएंगे, किस तरीके से हमको ऐसे राइटिंग करना है, क्या टॉपिक लेके चलना है, कितने तरीके से ऐसे राइटिंग होती है और क्या उसका तरीका होता है।
तो मेन टॉपिक है रणनीति क्या हो। रणनीति क्या हो, इसका सीधा सीधा रणनीति ये है कि हमें कोशिश करना है कि सिलेबस को लेके चलना है। क्या लेके चलना है? सबसे पहला काम हमारा है सिलेबस को। ये है हमारे सामने सिलेबस। हमें हमेशा सिलेबस को आगे रखना है, क्योंकि सिलेबस इज़ द वे डेट गिविंग अ सक्सेस। सिलेबस इज़ द पाथ, ये हमारा पाथ है, ये हमारा मार्ग है, और इसी पे हमको चलना है और यही हमको सक्सेस देगा। चलिए आते हैं सेकंड क्या है, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर राइटिंग। क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर ही रहे होंगे, वो करना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उनको समझिए किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे थे, क्या प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है। और मैं तो सलाह ये भी दूंगा कि कुछ हद तक आप यूपीएससी के क्वेश्चन भी देख सकते हैं, स्पेशली फॉर पेपर 4। आंसर राइटिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट। आंसर राइटिंग करते रहिए, इसमें केस स्टडीज़ आती हैं, उनको भी सॉल्व करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम सिलेबस को, क्या है सिलेबस के अंदर, और एक एक टॉपिक को समझेंगे हम। सबसे पहले हेडिंग देखिए, मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा। ऊपर दिया है पेपर 4 सामान्य अध्ययन। इसमें देखिए आप, मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर, मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा, कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इस वर्ड का मतलब है, क्यों इसे यहाँ पर शामिल किया गया। सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं एक एक मुद्दे पर। तो मानवीय आवश्यकताएं, मानवीय आवश्यकता से आप क्या समझ सकते हैं? प्रमुख रूप से मानवीय आवश्यकताओं को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे आप देखिए, कुछ आवश्यकता होती हैं जो होती हैं शारीरिक होती हैं, हमारी बॉडी की होती हैं, फिजिकल होती हैं, और कुछ होती हैं मानसिक। कुछ होती हैं शारीरिक और कुछ होती हैं मानसिक। यहाँ पर शारीरिक आवश्यकताओं से हमारा तात्पर्य है मानसिक शारीरिक आवश्यकताओं से। कैसी आवश्यकताओं से? मानसिक जो आवश्यकता है, मानवीय मानसिक आवश्यकताओं से यहाँ पर हमारा पेपर 4 में हमको पढ़ना है। अब किस तरीके की होती हैं मानवीय आवश्यकताएं, इनको समझते हैं। जो मानसिक लेवल पे होती हैं, इसका सबसे बड़ा पॉइंट आता है आपका अभिप्रेरणा। ये जो वर्ड है, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्पेशली इन होल टॉपिक। ये जो अभिप्रेरणा वर्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग समझते हैं किस तरीके से ये कार्य करता है। चलिए आते हैं दोबारा हमारे सिलेबस पर। मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सबसे पहली बात तो हमने समझी कि जो अभिप्रेरणा है वो कैसी है, मानसिक है। इसके बाद क्या है, मानवीय आवश्यकता, कैसी आवश्यकता है, जो मानसिक हो, ना कि शारीरिक। हमारा फोकस यहाँ पर रखना है हमको केवल और केवल हमारी मानसिक आवश्यकताओं पर, ना कि शारीरिक आवश्यकताओं पर। तो मानसिक आवश्यकताएं कई तरीके की होती हैं। तो हम जब भी इसको डिस्कस करेंगे, व्हेनेवर वी आर डिस्कस अबाउट स्पेशली इन एथिक्स, तो हमें एक व्यक्ति के 2 पार्ट को उसके अंदर डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पर आपको कोट पैंट में ये व्यक्ति दिख रहे होंगे, ये हैं इनकी पब्लिक लाइफ। क्या है इनका, कुछ भी नाम रख लीजिए, मंगूलाल, चंगूलाल, वट एवर यू वॉन्ट, इनका रखिए। ये है इनकी पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में ये हैं किसी ज़िले के SDM, और ये है इनकी प्राइवेट लाइफ। प्राइवेट लाइफ इनकी क्या है, तैयारी के पहले की लाइफ और तैयारी के बाद की लाइफ भी आप इसमें रख सकते हैं। अब हमको समझना है क्या डिफरेंट होता है प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में। पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में अगर आपने अंतर समझ लिया तो आप अभिप्रेरणा को काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। ये हैं SDM साहब, ये हुई इनकी पब्लिक लाइफ। अब पब्लिक लाइफ का इनकी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये भी समझिए। पब्लिक लाइफ के अंतर्गत हम किस चीज़ों को रखते हैं, किन को नहीं रखते, ये देखिए। पब्लिक लाइफ के अंदर इनका बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट लाइफ इनकी। प्राइवेट लाइफ में आएंगे इनके माता पिता, इनके फ्रेंड्स जो काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स होंगे, और इनकी जो प्राइवेट एक्टिविटीज़ हैं, इनके जो रिलेटिव हैं, इनके रिश्तेदार होंगे, वो सब इनके किस में आएंगे, प्राइवेट लाइफ में आएंगे। पब्लिक लाइफ में क्या आएगा, इनका ऑफिस आएगा, इनका वर्क आएगा, इनकी जो पब्लिक वैल्यू, जो ये पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, जैसे ये SDM है या DM है, तो इस पोस्ट को ये होल्ड कर रहे हैं, तो ये सब इनकी आएंगी किस में, पब्लिक लाइफ में। ये दोनों चीज़ें ही व्यक्ति के पूरा का पूरा एथिक्स जो पेपर है वो इसी पर डिपेंड करेगा। और हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे अभिप्रेरणा है, कुछ भी डिस्कस करेंगे, तो हम 2 चीज़ें लेके चलेंगे। 2 एस्पेक्ट वी विल होल्ड, 1 इज़ आर प्राइवेट लाइफ एंड 2nd इज़ पब्लिक लाइफ।
यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब आते हैं हम अभिप्रेरणा पर। ये देखिए अभिप्रेरणा क्या है, ये चार्ट के माध्यम से आप समझिए अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा एक लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार है। लक्ष्य निर्देशित इट मीन्स किसी मोटिव होना चाहिए, इसे हम कह सकते हैं, मोटिवेशन से भी हम इसकी तुलना कर सकते हैं। अभिप्रेरणा क्या है, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार। मतलब जैसे अगर अब फिर दोबारा से उसी एग्जाम्पल को लूँगा जो मैंने यहाँ पर लिया। ये वो व्यक्ति है, ये एसडीएम बन चुके हैं और ये अभी नहीं बने, ये एक ही व्यक्ति हैं। हम इनका पहले डिक्लेयर करते हैं पहले का। ये अभी इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, ये इनकी किसी भी प्रकार की पब्लिक लाइफ नहीं है, इनकी अभी प्राइवेट लाइफ है। ये तैयारी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से मुझे एग्ज़ाम निकालना है, क्या करना है। तो जो तैयारी करने की इच्छा है, क्या है, इच्छा है जो, इसी को हम क्या कह सकते हैं, अभिप्रेरणा। अब अभिप्रेरणा में इच्छा बहुत छोटी चीज़ है। इच्छा अभिप्रेरणा की शुरुआती कंडीशन है। इसको आगे देखते हैं किस तरीके से ये इंप्रूव होती है। तो लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, इन्होंने डिसाइड किया कि आई वांट टू बिकम एसडीएम, आई वांट टू परस्यू एज अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इनको एसडीएम के रूप में जॉब चाहिए थी। इनके अंदर लक्ष्य आया और इनको आवश्यकता, लक्ष्य कब आता है, लक्ष्य जब आता है जब आवश्यकता ही आविष्कार की जनती है। तो इनको आवश्यकता हुई और इस आवश्यकता ने इनको लक्ष्य बनाने पे मजबूर किया और इस लक्ष्य ने इनको क्या किया, उल्लेदन इट मीन्स इनको मोटिवेट किया। इनको जब मोटिवेट किया तो ये अंतर्नोद, मतलब अंतर्नोद इनकी जो इंटरनल जो आत्मा कहते हैं, जिसे हम अंतर आत्मा कहते हैं, तो वो इनका फोकस हुआ, उसने आवश्यकता की और ये उपलब्धि की ओर बढ़ने लगे। तो ये है पूरी अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा को सीधे शब्दों में अगर समझा जाए तो अभिप्रेरणा एक ऐसा मानसिक कंडीशन है कि जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करती है, उस कार्य को शुरू करने के लिए फोकस देती है तथा उस कार्य को कंटिन्यू करने के लिए हमारे मन को एक जो फ्यूल प्रोवाइड कराती है वो ये करती है। इट मीन्स आपके मन में इच्छा हुई कि मुझे एक एसडीएम बनना है या मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, इच्छा आई आपके जीवन में और आपने इस इच्छा को क्या किया, इसको आपने बढ़ाया और तैयारी शुरू कर दी। तैयारी ये सेकंड स्टेप हुआ, मगर ये स्टेप लेने तक की प्रोसेस कब हुई, जब आपके मन में इच्छा जागृत हुई। तो इच्छा क्या है, इच्छा वो शुरुआती पहलू है जो आवश्यकता के काफ़ी पहले आता है। आवश्यकता हुई, आवश्यकता के पहले आई इच्छा, इच्छा के बाद आपने जो फिजिकल एक्टिविटीज़, मानसिक विचार अभिव्यक्ति की और आपको एक और ये जो पूरी जर्नी चल रही है, ये पूरी जर्नी को पेट्रोल का काम क्या कर रहा है, अभिप्रेरणा, जिसे हम इच्छा, उसका एक छोटा रूप है। और ये जब कंटिन्यू होते होते जाएगी तो वन डे दिस मैन बिकम अ गॉट सक्सेस। एक दिन ये व्यक्ति सक्सेस प्राप्त करेगा, ये अपना गोल अचीव करेगा और ये पोस्ट को क्या करेगा, होल्ड करेगा, जो कि आज आप देख रहे हैं ये कोट पैंट करके खड़ा हुआ है और ये बंदा सिलेक्ट हो गया। ये आप समझे अभिप्रेरणा। मैंने काफ़ी छोटे रूप में आपको यहाँ पर समझाया, जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे काफ़ी डीपली पढ़ेंगे इसको। ये इतना समझाने के लिए है, इसको काफ़ी अच्छी तरीके से हम समझेंगे। अब देखते हैं हम लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य प्रशासन में नैतिक सत्यनिष्ठता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा। मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि ये जो पेपर 4 है काफ़ी ईजी है। अगर आपने सिलेबस में जो वर्ड दिए हैं, जो वर्ड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इनको अगर आपने समझ लिया, जैसे आवश्यकता क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, लोक प्रशासन अगर आप समझ गए, नैतिकता समझ गए, आप सत्यनिष्ठता समझ गए, आप उत्तरदायित्व समझ गए, आप पारदर्शिता, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके के बने। आप देखेंगे सीधा सीधा लोक प्रशासन और पारदर्शिता से क्या तात्पर्य है। जब आपको पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की, जब आपको सत्यनिष्ठा की परिभाषा ही पता नहीं होगी, जब आपको उसका बेसिक्स ही पता नहीं होगा, तो हाउ कैन यू रीड आंसर, यू कैडंट रीड आंसर। और आप बेवकूफ़ किसी को बना नहीं सकते, ये तो आप जान के रखिए, क्योंकि वहाँ चेक करने वाला आपसे कहीं ज़्यादा समझदार व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ पर देखिए लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण। तो सबसे पहले आते हैं लोक प्रशासन। हम इसको इरेज करते हैं हाईलाइट करने की जगह। ये देखिए आप, लोक प्रशासन हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन से तात्पर्य क्या है कि ये जो व्यक्ति है, इनको इच्छा हुई, मैं दोबारा से इस पर आऊँगा, ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने लोक प्रशासन में एंट्री ली। तो लोक प्रशासन सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमने अपनाया है लोकतंत्र। क्या अपनाया है हमने, लोकतंत्र। और लोकतंत्र में जो प्रशासन होता है वो किसके ऊपर होता है, वो होता है जनोन्मुखी। जनोन्मुखी इट मीन पब्लिक ओरिएंटेड।
एक सेकंड चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पेपर में जितना ज़्यादा हो सके आपको हिंदी से दूरी बना के रखना है। अब मैं बताइए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में कई बार आप अभिप्रेरणा वर्ड पढ़ेंगे, इसको कई बार चेंज करके अभिरुचि कर देंगे, अभिक्षमता कर देंगे और आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और इंग्लिश में एज इट इज़ वर्ड यूज करते हैं, इसको एक यूज करते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, और मैं भी आपको जब पढ़ाऊँगा तो अधिकतम हमको इंग्लिश वर्ड याद करना है, इसके हिंदी वर्ड से हमें किनारा करना है। ये आपको बाद में समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। अगर आप इस बात को समझ गए तो यू विल 50 to 70% यू विल सक्सेस इन दिस एग्ज़ाम, आपकी सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। चलिए आते हैं हम सेकंड जो हमारा पॉइंट था, हम समझ चुके लोक प्रशासन में जो नैतिकता है वो क्या है। लोक प्रशासन में नैतिकता से तात्पर्य क्या है। लोक प्रशासन, सबसे पहले हम समझे लोक प्रशासन क्या है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में किस तरीके का शासन होता है। लोक प्रशासन इट मीन्स पब्लिक ओरिएंटेड शासन, पब्लिक ओरिएंटेड गवर्नेंस। इसके काफ़ी सारे टॉपिक गवर्नेंस से भी ओवरलैप करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लोक प्रशासन ऐसा प्रशासन जो जनता के कल्याणकारी राज्य जो संविधान द्वारा डिसाइड किए गए हैं उनकी स्थापना करने में मदद करे, उसे क्या बोलते हैं, लोक प्रशासन। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट जो हमारे बीच सामने आ रहा है, वो है नैतिक सद्गुण। तो नैतिक सद्गुण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे नैतिक जो वर्ड है उसको इंग्लिश में बोला जाता है एथिक्स। और एथिक्स होती है दो तरीके की। जिस तरीके से किसी भी चीज़ को आप इसमें पढ़ेंगे उसको दो रूप में ले जाइए। क्या रूप में ले जाइए आप, एक होगी आपकी पब्लिक लाइफ और एक होगी आपकी प्राइवेट लाइफ। तो इसी तरीके से एथिक्स भी दो तरीके की होगी आपकी लाइफ में। किस तरीके की होगी, एक होगी पब्लिक लाइफ की एथिक्स और एक होगी आपकी प्राइवेट लाइफ की एथिक्स। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। ये जो व्यक्ति है इसको ले लीजिए या आपको भी ले लीजिए, आप तैयारी कर रहे हैं, आप और हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम क्या हैं, वी आर स्टूडेंट्स। मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ तो हु आई एम अ टीचर। तो मेरा धर्म क्या है, हम यहाँ पर इसको रिलेट करेंगे, ये हमारे लिए काफ़ी समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये स्टूडेंट है, ये तैयारी कर रहा है एमपीपीएससी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की। और इसका धर्म क्या है, इसका धर्म है स्टूडेंट, इसका धर्म है इसको फोकस करना है अपने कार्य पर। तो ये क्या हुआ, ये हुआ नैतिकता, ये हुई एथिक्स इसकी। मगर ये एथिक्स की हुई प्राइवेट हुई। इसके बाद इसने जॉब ली और एज अ प्रशासक इसने अपनी जॉब शुरू की एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव। ही इज़ पोस्टेड इन द पोस्ट ऑफ एसडीएम या डीएम। तो अब इसकी जो नैतिकता है वो कैसी होगी, इसकी नैतिकता होगी पब्लिक के प्रति। यहाँ इसकी नैतिकता है स्वयं के प्रति और यहाँ हो गई इसकी नैतिकता पब्लिक के प्रति। तो इस तरीके से आप देखेंगे नैतिकता भी बदलती है। और जब नैतिकता बदलेगी तो आपकी लाइफ के कर्म भी बदलेंगे। और ये हम काफ़ी डीपली तरीके से समझेंगे पेपर 4 में। और अगर ये आप समझ गए तो यकीन मानिए आप इजी तरीके से इस पेपर को सॉल्व कर जाएंगे। चलिए आते हैं सेकंड पॉइंट पर, मूल्य प्रशासन में नैतिक तत्व। सबसे पहले देखिए इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसको मैं इरेज करूँगा, यहाँ पर आप देखिए ये है जो मूल्य। मूल्य क्या है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यूज़। मूल्य क्या होते हैं, मूल्य ऐसे जो आप कह सकते हैं सिद्धांतों या भावनाओं के समूह जो किसी व्यक्ति के कार्य को निर्देशित करते हैं। अब आपको समझाता हूँ किस तरीके से। जिस तरीके से हमें मूल्य कहाँ से मिलते हैं, मूल्य हम प्राप्त करते हैं सामाजिकरण के परिणाम स्वरूप हम मूल्य को प्राप्त करते हैं। सामाजिकरण क्या है, सोशलाइजेशन। अब सामाजिकरण होता किस तरीके से है, इसको और गहराई से हम समझेंगे तो और हम डीपली जाएंगे। एक बच्चा है, उसका जन्म होता है एक परिवार में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी उसका धर्म हो, आदिवासी हो, कुछ हो वो व्यक्ति, उसका जन्म होता है एक परिवार में। उस परिवार से वो क्या ग्रहण करता है, उस परिवार से वह ग्रहण करता है मूल्य। उस समाज से वो मूल्य कहाँ से आते हैं, उसके सामाजिकरण के परिणाम स्वरूप उसके माता पिता से वो सीखता है। अगर वो हिंदू परिवार में पैदा होता है तो वो पूजा अर्चना सीखता है, मुस्लिम में होता है तो वो नमाज सीखता है और क्रिश्चियन में होता है तो वो प्रेयर सीखता है।
और वो एक अमीर परिवार में होता है तो उसका सामाजिकरण एक अमीर रूप में होता है, वो एक गरीब परिवार में होता है तो उसका सामाजिकरण गरीब के रूप में होता है। और इसी तरह अगर एक निर्धन परिवार में होता है तो उसका एक सामाजिकरण उसी तरीके से होता है। तो सामाजिकरण से जो हमें मिलते हैं, जो हमें शिक्षा मिलती है, धीरे 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 करके इट विल डिसाइड आवर नेचर। ये सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है ये स्लोली हमारे जीवन में हमको पता भी नहीं चलता और हमारी हैबिट में आ जाती है। जिस तरीके से आप देखेंगे कोई व्यक्ति जो यूपी के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ से होगा तो वो भोजपुरी बोलेगा, बिहारी है वो भोजपुरी बोलेगा, बुंदेलखंड का है वो बुंदेलखंडी बोलेगा। वो क्यों बोल देगा? साउथ इंडिया का है वो साउथ इंडिया की लैंग्वेज में बात करेगा, क्योंकि वो उसकी मातृभाषा है। और मातृभाषा वो कहाँ से सीखी उसने? वो मातृभाषा उसने सीखी अपने सामाजिकरण में। आप इंग्लैंड में कोई व्यक्ति देखिए, विदेशों में बच्चे देखिए, उन्हें कोई नहीं पढ़ाता मगर वो इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज़ द पार्ट ऑफ देयर सोशल, जो उनके सामाजिकरण है उसका पार्ट है वो। तो इस तरीके से वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं और नॉलेज को गेन करते हैं। इसी प्रकार मूल्यों का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके बाद हम दोबारा से हमारे पास वर्ड आता है प्रशासन। प्रशासन, ये जो वर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम दोबारा से इसको हाईलाइट करेंगे। ये है प्रशासन। तो जो प्रशासन है, प्रशासन के साथ साथ हम प्रशासन तो हम समझ चुके हैं, लोक प्रशासन। क्योंकि कैसा लोक प्रशासन? अब ये लोक प्रशासन हमें हमारे भारतीय संविधान के अनुसार चलना है। तो लोक प्रशासन मतलब कैसा प्रशासन? ऐसा प्रशासन जो जनता पर केंद्रित हो, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। वी आर अडॉप्ट एंड गिव अप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ डेडिकेटेड फॉर द पब्लिक। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनता के लिए आत्मर्पित, समर्पित एवं अंगीकृत है। और इसकी उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो फिर क्वेश्चन आता है कि प्रशासन कैसा हो? तो प्रशासन कैसा होगा? लोक प्रशासन, मतलब जनता पर केंद्रित प्रशासन होगा। सेकंड पॉइंट हमारा इसमें आता है नैतिक तत्व एवं सत्यनिष्ठता। यहाँ पर देखिए नैतिकता, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, एक है प्राइवेट लाइफ और एक है पब्लिक लाइफ। इन दोनों की नैतिकता भी अलग अलग होगी, दोनों की सार्थकता भी अलग अलग होगी। दिखाता हूँ किस तरीके से। सपोज ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये अभी तैयारी कर रहा है, इसका कोई भी पब्लिक लाइफ अभी नहीं है। इसका कोई फ्रेंड इसके पास आता है, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प, किसी भी प्रकार की मदद मांगता है, ये उसकी मदद करता है, ये इसका प्राइवेट लाइफ है। सपोज़ इसके बाद ये पोस्टिंग लेता है और ये कुछ बन जाता है और पोस्ट पर बैठ जाता है, तभी उसका ये दोस्त इसके पास आता है मदद मांगने के लिए और कहता है कि मेरा भाई या कोई रिश्तेदार है, उसकी आप इस पोस्ट निकली है और आप उसको इस पर कर दीजिए तो काफ़ी मेहरबानी होगी। तो पहले तो ये मदद कर देता था, मगर आज ये मदद कैसे करेगा? तो यही नैतिक द्वंद्व है। ये आगे आप पढ़ेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आएंगे कि आपका एक दोस्त है वो आपसे मदद मांगने आता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और आप समझ जाएंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जब इसके पास वो मदद लेने आएगा और ये मदद करेगा तो उसकी मदद का आधार क्या होगा? ये निर्णय लेगा, क्योंकि ज़िंदगी में हर क्षण हर पल हमको क्या लेने पड़ते हैं? डिसीजंस, निर्णय। तो अब ये निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रवेश करेगा। कौन प्रवेश करेगा? ये व्यक्ति, जो कि अब एसडीएम बन चुका है और इसका फ्रेंड इससे मदद लेने आया है। तो इसका जो निर्णय लेने का आधार होगा वो क्या होगा? और यही आधार हमारा होना चाहिए पेपर लिखते समय। तो क्या इसका आधार होगा? इसकी दो लाइफ हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने बताया था आपको, किसी भी को भी हमें डिस्कस करना है तो उसकी दो लाइफ लेके चलना है हमको, एक पब्लिक लाइफ और एक प्राइवेट लाइफ। तो यहाँ पर इसकी पब्लिक लाइफ क्या है? इसकी पब्लिक लाइफ यहाँ पर है कि इसकी पोस्ट जो उसकी एसडीएम है, यहाँ पर इसके कुछ दायित्व हैं, पब्लिक दायित्व हैं। और इसकी प्राइवेट लाइफ क्या है? इसका मित्र, जो कि इसका पूर्व का मित्र था, वो आया है, वो इसकी क्या है? प्राइवेट लाइफ है। और पब्लिक लाइफ इसकी है एसडीएम पोस्ट पर ये पोस्टेड है। अब इससे अगर वो मदद मांगता है तो उसको मदद निर्माण क्या होना चाहिए? इसका मदद देने का तरीका, तो उसका सबसे बड़ा तरीका ये होना चाहिए कि उसको पोस्ट दे। क्यों? ये पोस्ट अगर दे भी तो जो प्रक्रिया है उस प्रोसेस से आइए आप, ना कि गलत तरीके से हम आपको पोस्ट दे दें। और इस तरीके से अगर ये व्यक्ति अपनी प्राइवेट लाइफ को ज़्यादा महत्वता देगा तो क्या होगा? प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, भाई भतीजावाद बढ़ेगा, नेपोटिज्म बढ़ेगा, जिसकी हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो हमेशा इसमें क्या होनी चाहिए? पारदर्शिता। अब हमारे जो हम यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर देखा होगा एक वर्ड है
पारदर्शिता। तो इसको आप समझ लेंगे तो पारदर्शिता अपने आप समझ जाएंगे। इट मीन्स इसका एक एक शब्द अगर आप समझेंगे तो आप जो आगे का दूसरा शब्द है उसको समझ जाएंगे। और मैं आपको इसी तरीके से खेल खेल में ये पूरा पेपर 4 कवर करा दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कहिए, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा ये सीरीज स्पेशली। और बहुत से बहुत इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 20 दिन में हम इसको कवर कर लेंगे लगभग 80%। काफ़ी छोटा सिलेबस है और काफ़ी ईजी सिलेबस है। ये समझने का काम है, ये पढ़ने का काम इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें क्या आएगी, पारदर्शिता हो। पारदर्शिता यही है, क्या है पारदर्शिता, कि वो अपनी पब्लिक लाइफ पर ही डिसीजन लेगा, ना कि प्राइवेट लाइफ पर। तो हमें कभी भी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग में हम कभी भी जाएंगे तो हमें फोकस किस पर रखना है, पब्लिक लाइफ पे, ना कि प्राइवेट लाइफ पर। हमें किसका फॉलो करना है, हमें नियमों का फॉलो करना है। नियमों के साथ साथ हमारे अंदर क्या होना चाहिए, लोकतंत्र की भावना, जनता की सेवा करनी चाहिए, हमें वैकल्पिक होना चाहिए, हमें वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। इस तरीके की हम सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। आज हमने फर्स्ट वीडियो है, आज हमने इसमें डिस्कस किया पार्ट 1, जिसमें हमने ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के जो पॉइंट हैं वो भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप इसको ये समझिए कि अगर आपने इसका सिलेबस अच्छे तरीके से समझ लिया, ये लगभग हमको 3 दिन लगेंगे इसका सिलेबस समझने में, 3 वीडियो लगेंगी। आज ये फर्स्ट वीडियो, इसके बाद 2 वीडियो और लगेंगी। उसमें अगर आपने इसको 3 वीडियो अगर आपने देख ली तो यकीन मानिए लगभग आपका 50 to 65% सिलेबस इसके अंदर कवर कर जाएंगे और आप लिख ले जाओगे, कोई भी क्वेश्चन इससे बन जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। आगे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद भी हम कई तरीके के डिस्कशन के माध्यम से समझेंगे। देखिए जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, काफ़ी सारे हम इसके अंदर उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे और एक एक परिभाषा को हम क्लियर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए प्लीज़, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो कल शाम को अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।